हेलो दोस्तों, नमस्कार। इस वीडियो में हम बिहार STET विषय संगीत पेपर 1 के सिलेबस के हिसाब से यूनिट 8 के बारे में चर्चा करेंगे। आइए सबसे पहले देखते हैं यूनिट 8 में क्या दे रखा है। इसमें हमें संगीत से संबंधित कुछ शब्द की परिभाषा जानने हैं और वो इस प्रकार है: वादी, संवादी। जनक राग और आश्रय राग को मैंने एक साथ रखा है क्योंकि जहाँ तक मेरी समझ है या फिर जहाँ तक मैंने स्वयं से खोज पाया हूँ, जनक राग और आश्रय राग दोनों एक ही नाम है। परमेल प्रवेशक राग, संधि प्रकाश राग, मिंड, कर्णस्वर, गमक। ये आपके यूनिट 8 पेपर 1 विषय संगीत का सिलेबस में जो चीज़ें पढ़नी है वो दे रखा गया है। तो आइए इनके बारे में हम एक एक करके जानें। वादी राग का सबसे महत्वपूर्ण स्वर वादी कहलाता है, अर्थात राग में अन्य स्वरों की अपेक्षा जिस स्वर पर अधिक ठहरा जाए और जिसको अधिक प्रयोग किया जाए वह स्वर उस राग का वादी स्वर कहलाएगा। तो परिभाषा से स्पष्ट है कि वादी स्वर आप किसे कहेंगे। वादी स्वर को राग रूपी राज्य का राजा कहा गया है, तो आप इस चीज को ध्यान में रखेंगे, राग रूपी राज्य का राजा। क्वेश्चन में पूछा जा सकता है कि राग रूपी राज्य का राजा किसे कहा गया है, तो आपका उत्तर हो जाएगा वादी स्वर को। समस्त भारतीय रागों को देखने से यह ज्ञात होता है कि तीव्र म तथा शुद्ध नी। तीव्र म को हम इस प्रकार भी लिख सकते हैं, म लिख करके उस पर एक खड़ी रेखा, और शुद्ध नी को लिखने का है कि नी और इसके एक नीचे ऐसी रेखा। किसी भी राग में वादी स्वर नहीं माने गए हैं। तो ये जो तीव्र म, इसे क्या पढ़ते हैं, तीव्र म, मतलब ये संकेत जो है आपका ये तीव्र म का है, और ये शुद्ध नी। इसका मुख्य कारण यह है कि किसी भी राग में तीव्र म अथवा शुद्ध नी की इतनी प्रमुखता नहीं दी गई है कि उन्हें वादी स्वर का स्थान दिया जा सके। तो एक क्वेश्चन और बन सकता है यहाँ से कि किस दो स्वरों को राग में वादी स्वर का स्थान नहीं दिया गया है, तो आपका उत्तर हो जाएगा म। ध्यान रखना है, आपके पास संकेत में लिखे होंगे तो ध्यान देना है कि म तो होगा, लेकिन उस पर ऊपर एक खड़ी रेखा होना चाहिए। अगर ये ऑप्शन में मान लीजिए कि 1 नंबर ऑप्शन आपके पास ये है, 2 नंबर में आपके पास ऑप्शन ये है, तो दोनों तो म है, लेकिन आपको टिक इस वाले में लगाना क्योंकि ये तीव्र म है। ठीक, उसी तरह से ऑप्शन में नी भी दे सकता है, और नी पे नीचे एक नीचे रेखा। तो मान लिया कि ये ऑप्शन 1 है और ये ऑप्शन 2 है, तो आप किस पे लगाएंगे, 2 पे लगाएंगे, क्योंकि आपको शुद्ध नी देखना है और तीव्र म देखना है। वादी स्वर के विषय में कहा गया है, वदति इति वादी, अर्थात वादी स्वर से राग पहचाना जाता है, इसीलिए वादी स्वर को प्रधान स्वर, ध्यान रखिएगा, इन्हें प्रधान स्वर, जीव स्वर, अंश स्वर अथवा कुछ विद्वान बहुल स्वर भी कहते हैं। तो ये इनका मिलता जुलता नाम है, कह सकते हैं, मतलब एक ही नाम है ये सारे। आप इन्हें प्रधान स्वर कह लीजिए, जीव स्वर कह लीजिए, अंश स्वर कह लीजिए, या फिर कुछ विद्वानों का मानना है कि ये बहुल स्वर भी है। तो इनमें से कुछ भी नाम आपको पूछा जा सकता है। अगला है आपके पास संवादी। राग का द्वितीय सबसे महत्वपूर्ण स्वर संवादी कहलाता है। इसका प्रयोग तथा इस स्वर पर न्यास अर्थात ठहराव वादी की अपेक्षा कम तथा अन्य स्वर की तुलना में अधिक होता है। इसे वादी रूपी राजा का मंत्री कहा गया है क्योंकि यह वादी स्वर का परम सहायक होता है और उससे अटूट संबंध स्थापित किए रहता है। तो याद रखना है आपको, वादी रूपी राजा का मंत्री किसे कहा गया है, संवादी को कहा गया है। अगला टॉपिक है आपके पास जनक राग अथवा आश्रय राग। आश्रय राग का जो अर्थ है, आश्रय देने वाला राग या जनक राग।
आश्रय राग वे राग हैं जिनके आधार पर थाटों का नामकरण हुआ है। थाट 10 माने गए हैं, अतः 10 आश्रय राग भी हैं। 10 ठाट के नाम इस प्रकार हैं: कल्याण, बिलावल, खमाज, भैरव, भैरवी, आशावरी, काफी, पूर्वी, मारवा, तोड़ी। तो ये नाम आप याद भी रख सकते हैं चाहे तो, बहुत अच्छी बात होगी। लेकिन ना भी रख पाए तो कम से कम ये थाट की संख्या जो है, थाट कितने हैं हमारे पास, ये थाट 10 है। इनकी संख्या कितनी है, थाट की संख्या, थाट की संख्या कितनी है, वो हमारे पास 10 है। तो ये याद होना चाहिए। अगला है आपका परमेल प्रवेशक राग। स्वतः नाम से यह स्पष्ट है कि जो राग एक थाट से दूसरे थाट में प्रवेश कराते हैं परमेल प्रवेशक राग कहलाते हैं। जयजयवंती परमेल प्रवेशक राग का एक उदाहरण है। आइए हम इनको समझाने की कोशिश करते हैं। इसका गायन समय, ये जो जयजयवंती राग है, इसका गायन समय रात्रि के अंतिम प्रहर का अंतिम भाग है। इसके पूर्व खमाज थाट के राग का समय समाप्त हो चुके होते हैं और काफी थाट के रागों का समय आने वाला होता है। कहना क्या चाह रहा है ये, इसको ऐसे समझिए आप। विभिन्न प्रकार के राग हैं और उनको विभिन्न समय में, काल में गाए जाने का अपना महत्व है। तो मैं मान लेता हूं कि ये आपका एक समय रेखा है। यहाँ पे कुछ समय है और यहाँ पे कुछ समय है। इस समय के पहले तक आपको खमाज थाट, खमाज थाट, और इस समय के बाद आप खमाज थाट का समय, गायन समय मान लीजिए कि खत्म होने को है। और इसके बाद जो चालू होगा वो आपका कौन सा होने वाला है, काफी थाट, काफी थाट। तो ये जो एक बीच का समय होगा, कह सकते हैं छोटा सा, इस समय में आप जयजयवंती राग का उपयोग कर सकते हैं। तो खमाज थाट से काफी थाट में आपको कौन प्रवेश करा रहा है, ये जयजयवंती करा रहा है। इसी वजह से इसे परमेल प्रवेशक राग कहा गया है। अगला आपके पास है संधि प्रकाश राग। जिन रागों में रे और ध कोमल, कोमल को लिखने का तरीका है रे और इसके नीचे एक ऐसे रेखा, उसी तरह से ध लिख करके आप इसके एक नीचे रेखा देंगे, तो ये दोनों कोमल हो गए। लगते हैं वे संधि प्रकाश राग कहे गए हैं क्योंकि उनका गायन उस समय होता है जब दिन और रात्रि की संधि होती है। तो आपको मालूम है कि दिन और रात्रि की संधि दो समय पे होती है। एक तो सूर्योदय, सूर्योदय के समय क्या होता है, हमारा रात्रि के बाद दिन का समय आता है, तो इसमें दिन और रात का मिलन हो रहा है। उसी तरह से सूर्यास्त के समय दिन के बाद रात हो रहा होता है, तो इसमें भी दिन और रात का मिलन हो रहा होता है। तो जो ऐसे समय पे राग गाए बजाए जाते हैं वो संधि प्रकाश राग कहे गए हैं। संधि प्रकाश का समय 4 बजे से 7 बजे तक प्रातः काल, ठीक उसी प्रकार 4 बजे से 7 बजे तक सायंकाल माना जाता है। संधि प्रकाश राग का दूसरा नाम इसमें पूछ लिया जाएगा आपसे कि क्या है, तो रे और ध कोमल वाले राग। अगला आपका है मींड। किसी भी स्वर से 2, 3 या 4 स्वर तक आगे या पीछे कोमलता सहित ध्वनि को बिना खंडित किए उच्चारण करने या गाने बजाने को मींड कहते हैं। जैसे प ध नि सा, ये सा जो है तार सप्तक का है क्योंकि इसके ऊपर में हमने बिंदी दे रखी है। यहाँ पर पंचम अर्थात प से लेकर तार षडज, तार षडज मतलब सा लिख करके ऊपर एक बिंदा तक की मींड दिखाई गई है। तो इसे गाने में प से सा तक कोमलता से इस प्रकार जाना चाहिए कि बीच के दोनों स्वर ध और नी बोल भी जाए और आवाज टूटने भी न पाए,
अर्थात ये क्या कहना चाह रहे हैं आप समझिए। प ध नी सा। तो मुझे अगर दी पा से सा तक जाना है तो हमें इस ध और नी का इस तरह से कोमलता से प्रयोग करना है कि ध और नी सुनाई भी पड़ जाए, यानी आवाज भी निकल जाए और टूटे भी ना आवाज, और प से सा तक हम पहुंच जाएं। मिंड का प्रयोग गाने व सितार में होता है। तो यहाँ पे भी आप पटरी पे समझ सकते हैं, ये हारमोनियम की पटरी पे, कि प यहाँ पे है और हमें जाना है इस सा, तार सप्तक का ये सा है। तो बीच में हमारे पास ध और नी है। तो प से सा तक जाने के लिए हमें ध और नी का कोमलता से प्रयोग करना है, जिससे कि ये दोनों आवाज भी निकल जाए और आवाज टूटे भी नहीं। तो इसे ही मिंड कहते हैं। अगला है आपका कण। गाते बजाते समय जब हम आगे अथवा पीछे के स्वर को स्पर्श मात्र करें तो स्पर्श किए गए स्वर को कण स्वर कहते हैं। शाब्दिक अर्थानुसार जिस स्वर का प्रयोग कम अर्थात तृण मात्र हो उसे कण स्वर कहेंगे। कण स्वर को स्पर्श स्वर भी कहते हैं। कण दो प्रकार के होते हैं। पहला है पूर्व लगन कण, दूसरा है अनुलगन कण। तो आइए इसे समझने की कोशिश करते हैं। मैं यहाँ पर मान लेता हूँ ग हमारे पास मूल स्वर है और इसके साथ हम कण स्वर का प्रयोग करना चाहते हैं। तो हमारे पास दो ऑप्शन है। आप ध्यान से जब इस पटरी पर देखेंगे तो हमारे पास दो ऑप्शन है। या तो आप ग के बाद म को स्पर्श कर दें या फिर ग से पहले रे को स्पर्श कर दें। तो जो पहले स्पर्श जिसे करेंगे वो पूर्व लगन कण आएगा और उसे लिखने का तरीका ये है कि मूल स्वर अर्थात यहाँ पे हमारा ग है, उसके ठीक बाईं ओर ऊपर करके ऐसे लिखेंगे रे ग, मतलब रे को स्पर्श मात्र करेंगे और ग को पूर्ण रूप से प्रेस करेंगे। अनुलगन कण में क्या होता है कि अनु मतलब पीछे या बाद, तो ग के बाद कौन सा आ रहा है हमारा म। तो इसको लिखने का तरीका है कि ग तो लिखेंगे क्योंकि ये हमारा मूल है और इसके दाहिनी तरफ चूंकि इसके बाद लगा रहे हैं तो ग के दाहिनी तरफ म लिखेंगे थोड़ा ऊपर कर ग म। तो इसमें क्या होगा, ग तो पूर्ण प्रेस करेंगे और म को स्पर्श मात्र करेंगे। तो ये जो स्पर्श स्वर होंगे इसे ही कर्ण स्वर कहेंगे। उसी तरह से आप दूसरा उदाहरण भी ले सकते हैं। यहाँ पर मान लीजिए कि आप नी को मूल स्वर मानना चाहते हैं तो आपके पास कौन कौन से ऑप्शन है। यहाँ पे ये तार सप्तक का सा हो जाएगा। तो नी के पहले आप ध का यूज कर सकते हैं और नी के बाद सा का यूज कर सकते हैं। तो इस तरह से क्या हो जाएगा आपके पास ध पूर्व लगन कण और सा अनुलगन, क्योंकि ये बाद में हो रहा है, और ये ध पूर्व इसलिए होगा क्योंकि नी से पहले लग रहा है। नेक्स्ट है आपके पास गमक। स्वरस्य कंपो गमकः श्रोतृचित्त सुखावह, अर्थात स्वर के उस प्रकार के कंपन को प्राचीन काल में गमक कहते थे जिससे श्रोताओं का चित्त प्रसन्न हो। आधुनिक काल में गमक की यह परिभाषा नहीं रही। अब स्वरों को गंभीरतापूर्वक उच्चारण करने को गमक कहते हैं। तो गमक सीधे शब्दों में याद रखें कि जो भी स्वर हैं उन्हें गंभीरतापूर्वक जब आप उच्चारण करेंगे तो उन्हें गमक कहते हैं। उम्मीद है संगीत से संबंधित जो आपके सिलेबस में ये शब्द की परिभाषा यूनिट 8 में दिए गए थे
जो आपको जानना अति आवश्यक था, आपको समझ में आया होगा। और यहाँ से अगर कोई प्रश्न बनेगा तो निश्चित तौर पे वो परिभाषा के अंदर से ही होगा, जो मूल बातें हैं। तो इसे आप ध्यान में भी रखेंगे और याद तो ज़रूर ही कर लेंगे। धन्यवाद।